सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। इंसान का कहते हैं हकीकत पसंद होना बड़ा ज़रूरी होता है, जबकि ये भी कहा जाता है कि हकीकत अक्सर तल्ख़ होती है, बल्कि बहुत लगा दूँ तल्ख़ के साथ तो गलत नहीं होगा, जस्टिफाइड होगा, बहुत तल्ख़ होती है। लेकिन हकीकत होती वही है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, तभी तो उसको हकीकत कहते हैं। और कहना ये भी गलत नहीं कि जी हकीकत बहुत तल्ख़ होती है, हकीकत बस हकीकत होती है, और जो इंसान अपनी हकीकत तस्लीम नहीं कर सकता वो सारी ज़िंदगी बेसुकून रहता है, इसलिए क्योंकि वो अपनी हकीकत से इनकार कर देता है। ख़ुद पसंदी भी कोई बुरी बात तो नहीं है, यानी ख़ुद को बेहतर समझना, ख़ुद के लिए अच्छे की ख्वाहिश करना कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर इंसान अपनी तमाम तर ख्वाहिशात से पहले अपनी हकीकत को सामने रख ले तो फिर उसको ज़िंदगी में यकीन जानिए कभी पछतावा नहीं होगा। ऐसा ही है। अच्छा, हमारे मुआशरे की कमज़ोरी ये भी है कि हम लोग हकीकत से दूर भागते हैं। हम अपनी ही हकीकत से इतने खौफज़दा हैं, या शायद इनसिक्योर कह लें, इतने इनसिक्योर हैं कि हम ना इस बात को तस्लीम करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं कि हकीकत है क्या। अगर कोई हमें हमारी हकीकत बता दे तो हम उसको अपनी बुराई समझते हैं। हम कहते हैं अरे ये कैसे, और हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। सामने वाले से कई दफ़ा मुतनफ़िर हो जाते हैं जो हकीकत बता रहा होता है, और ये इंतहाई गलत बात है। क्योंकि जब तक हम ख़ुद से जुड़ी, हमारे मुआशरे से जुड़ी, हमारे मुल्क से जुड़ी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते, हम इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पर भी आगे नहीं जा सकेंगे। अच्छा, एक फ़र्द अगर अपनी हकीकत से वाकिफ़ होना ही नहीं चाहे, सोचिए ऐसी सिचुएशन कि एक फ़र्द अपनी हकीकत से वाकिफ़ होना ही नहीं चाहेगा, तो अपने लिए या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कोई मस्बत फ़ैसला कर सकेगा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। एक काउंसलर जब तक अपने इलाके के हकीकी मसाइल से वाकिफ़ ही नहीं होगा, अपनी कोताहियों से वाकिफ़ ही नहीं होगा, वो ना उन पर काबू पा सकेगा और ना उन मसाइल का हल तलाश कर सकेगा। एक मेयर, एक MNA, या फिर आप कह लें कि एक हाकिम जब तक अपनी और अपने मुल्क की हकीकत से ला इल्म होगा, उस वक्त तक कभी वो अपनी रियासत के मसाइल हल नहीं कर सकेगा। बीमारी डायग्नोज होगी तभी ट्रीटमेंट होगा ना, सिंपल सी एग्जांपल है। आप अपने मुल्क की सियासत पर अगर एक नज़र डालें, अपने मुल्क की हालत पर एक नज़र डालें, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे मसाइल आज से 10 साल पहले थे आज भी वही हैं? क्या आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे सियासतदान हमसे रटे रटाए झूठे वादे करते हैं? झूठे ही हैं ना, सच्चे हो तो पूरे हो जाएं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इंतखाबात जब हो रहे होते हैं तो आप देखते होंगे कि जो शक्लें हैं वो तब्दील होती हुई आपको दिखाई देती हैं, या रिपीट होते हैं वही दावे, वही कस्में, सब वही पुराने दावे रिपीट होते रहते हैं। या जिसे कहते हैं ना, ऑटो पे लगा दिया, गाना चेंज हुआ, दूसरा लग गया, दूसरा चेंज हुआ, तीसरा, मतलब झूठ ही लग रहा होता है, क्योंकि कभी अमल नहीं किया होता उन बातों पे जो कह रहे होते हैं। झूठे दावे, झूठे वादे। या आपको कभी ऐसा अगर नहीं लगा हो कि जी जमहूरियत जो पहले ख़तरे में थी आज भी ख़तरे में है, मतलब जमहूरियत यकीन जाने जब से मैंने होश संभाला मैंने ख़तरे में देखी है, सुनी है ज़्यादा इनके मुँह से कि जमहूरियत ख़तरे में। और हकीकत में अगर देखने वाली बात तो जमहूरियत कभी नज़र ही नहीं आई, क्योंकि जमहूर ही नज़र नहीं आया, वो खुड्डे लाइन लगा देते हैं जमहूर को, आवाम को नज़र ही नहीं आया। कोई कॉर्नर होगा तो कैसे नज़र आएगा? कॉर्नर का मतलब इसको कॉर्नर कर दिया, बस वहाँ बैठे रहो चुप करके जब तक अगले इलेक्शन नहीं आते। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों आज भी जमहूरियत ख़तरे में ही है? क्यों आज भी जमहूरियत ही ख़तरे में है? ये ख़तरे से बाहर नहीं आ सकी, क्यों आज भी मेरे और आपके तकरीबन सारे मसाइल वही हैं जो आज से 10-20 साल पहले के थे? क्यों आज भी एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो कभी तब्दील ही नहीं हुई? कल जिन मसाइल का शिकार एक बाप था, आज उसका बेटा जो जवान हो गया, और कल उसकी जो औलाद होगी, जो उसका बेटा जवान होगा, वही मसाइल होंगे। ऐसा क्यों? सोचा कभी आपने? मैं बताती हूँ। ऐसा इसलिए कि हम लोग हकीकत पसंद नहीं हैं।
अब सिर्फ एक ही सवाल को ले लेते हैं, जमहूरियत मुसलसल ख़तरे में क्यों रहती है? ये हर इंतखाबात से पहले भी ख़तरे में होती है, इंतखाबात होने के बाद भी ख़तरे में ही रहती है। जमहूरियत, एक जमहूरी हुकूमत में भी यकीन जाने ख़तरे में रहती है। वो कैसी जमहूरी हुकूमत जिसमें जमहूरियत ही ख़तरे में, और ये जमहूरियत अगले इंतखाबात होने तक ख़तरे में ही रहती है। और ये आप यकीन जाने, ये रिसाइकलिंग प्रोसेस, आप समझते हैं इस टर्म को, रिसाइकलिंग प्रोसेस बन चुके हैं जो इस मुल्क में चलता आ रहा है और रिसाइकल हो रहा है। क्या वजह है? हर चीज़ की कोई वजह होती है, कोई बैकग्राउंड होता है। आपने कभी सोचा? पहले हम वजह सोचते हैं, हम उसका तह तक देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। वजह यह है कि जमहूरियत को दरपेश जो ख़तरात हैं ना, उनको हमारे सियासतदान समझना चाहते हैं, और अगर समझ भी जाते हैं तो उस हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते, बल्कि जो दूसरी वजूहात हैं कोई और तरह की, वो तलाश करते हैं, और आवाम को भी वही बताते हैं जो खुद तलाश करते हैं। जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, तब नवाज शरीफ को जमहूरियत कहाँ नज़र आती थी? ख़तरे में। बच्चा बच्चा जानता है जमहूरियत ख़तरे में है। जब कोई पूछता है जमहूरियत ख़तरे में है, यही आता है ज़हन में। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो क्या हुआ? जरदारी और इमरान खान को जमहूरियत ख़तरे में नज़र आती थी, और अब जब इमरान खान की हुकूमत है, समझ गए आप आगे, तो नवाज शरीफ और जरदारी को जमहूरियत, मेरे साथ बोलिए, ख़तरे में नज़र आती है। ये कहानी। कल किसी और की हुकूमत होगी तो किसी और को जमहूरियत ख़तरे में नज़र आएगी, क्योंकि जो वजूहात हमारे सियासतदान, हमारे अवामी नुमाइंदे हमें बताते हैं, उनका हकीकत से एक्चुअली कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये हमारा बड़ा मसला। हमारे हुक्मरानों ने कभी सोचा ही नहीं कि जमहूरियत को ख़तरा आखिर है किससे। जब कहते हैं ना जमहूरियत को ख़तरा है, तो आप सवाल पूछें किससे? ख़तरा होता है ना तो किसी चीज़ से होता है, किससे? अब हकीकत की तरफ आते हैं। हकीकत है, और मैंने क्या कहा था, हकीकत बड़ी तल्ख होती है, लेकिन हकीकत तो हकीकत होती है, फिर चाहे तल्ख हो, चाहे कड़वी हो, चाहे जैसी भी हो। जमहूरियत को सबसे बड़ा ख़तरा उन्हीं लोगों से है जो जमहूरियत के नाम पर इक़्तिदार संभालते हैं, जमहूरियत को अवाम की हुक्मरानी से ताबीर करते हैं, अवाम को जमहूरियत की जानिब अट्रैक्ट करते हैं झूठ बोल बोल के, जमहूरियत को ही किसी मुल्क के लिए सबसे बेहतरीन करार देते हैं, और फिर उसी जमहूरियत का सत्यानाश मलियामेट कर देते हैं। वो भी वही वोट लेने वाले करते हैं। मुझे एक बात बताइए ज़रा, आसिफ अली जरदारी साहब क्या कहते हैं जी? आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं, बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि जी उनकी हुकूमत अवामी हुकूमत थी, उनकी हुकूमत में अवामी और फलाही काम हुए, या मंसूबे बने, ऐसे कहने बहुत से मंसूबे बने, रोज़गार मिला। तो फिर अवाम ने अगले इंतखाबात में नवाज शरीफ को क्यों मुंतखब किया? ये सवाल है। इनको क्यों नहीं किया दोबारा अगर इतना काम हुआ था? चेंज क्यों? जब इतनी ही आइडियल जमहूरियत और हुकूमत चल रही थी तो क्या होना चाहिए था? तो अवाम को किसने काटा था कि वो उन लोगों को इक़्तिदार से हटा देते जिन्होंने अवाम को रिलीफ दिया था, फ़ायदा दिया था, रोज़गार दिया था, मंसूबे दिए थे? इम्पॉसिबल लगता है ना। अवाम क्यों हटाएंगे ऐसे लोगों को? क्यों फिर पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई? चलिए अब ज़रा सिंध पे बात कर लेते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि जिनके लिए मैं बात करती हूँ, जिनका नाम लेके बात करती हूँ, उनका भी शायद बड़ा फेवरेट है, बड़ा दुख होता है उन्हें जब हम बात करते हैं। सिंध में फिर भी पीपल्स पार्टी को इसी जमहूरियत की छतरी तले कितने साल में कहती हूँ, 12 साल, यानी दर्जन साल हो गए हुकूमत करते हुए। दर्जन साल मजाक नहीं, कोई दर्जन अंडे नहीं है, दर्जन साल हुकूमत है इन लोगों की, जो ढिटाई के साथ शक्लें बना के कहते हैं बड़ा कुछ किया। मैंने कितनी बार चैलेंज किया, बिलावल 12 कारनामे बता दे 12 सालों के, मैं मान जाऊं आपको, मैं तारीफ करूंगी आपकी, लेकिन आप बता ही नहीं सके क्योंकि है ही नहीं। क्या कोई कह सकता है कि सिंध दुनिया के 10 कामयाब सूबों में से एक सूबा है? क्या कोई ये कह सकता है कि सिंध दुनिया में 20 कामयाब सूबों में से एक सूबा है? चले 30 कह लें, 30 कह देती हूं मैं आपको। बताइए, सरदारी निज़ाम का ख़ात्मा आप कर नहीं सके, वडेरा सिस्टम की नज़र आए रोज़ कितने ही लोग हो जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सबसे ज़्यादा दुख क्या है? होता है हर मुआशरे में बुराइयां होती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला तो होता है ना, उनको फिक्स करने वाला तो होता है। यहाँ ना कोई पूछने वाला, ना फिक्स करने वाला। आवाज़ उठाने वाले आवाज़ उठाते हैं, हम जैसे लोग भी आवाज़ उठाते हैं, ये प्रोग्राम में आवाज़ ही उठाते हैं हम आवाम की,
उनके हक के लिए बोलते हैं। एक आम सिंधी, एक आम शहरी आज भी किस चीज का रोना रो रहा है बताइए। मैं उनके दुख को महसूस करके आप लोगों से बात कर रही हूं ना, टीवी पे बैठ के, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। आप लोगों के सर से जूं तक नहीं रेंगती। आज भी पीपल्स पार्टी अपने उस वादे को वफा नहीं कर सकी, रोटी कपड़ा मकान, जो पीपल्स पार्टी को बनाने वाले ने लगाया था कई साल पहले। आज भी पीपल्स पार्टी उस नारे को हकीकत की शक्ल देने का वादा कर रही है जो कई साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने लगाया था। रोटी कपड़ा मकान मिल गया सबको। किस किस के पास है रोटी मकान, किस किस के पास है? चलो शुक्र है कपड़ा है सबके पास, आपका बस चलो तो वो भी छीन ले। इन 3 बुनियादी चीजों से आज भी सिंध के शहरी महरूम है। क्या मैं पूछ सकती हूं क्यों बिलावल साहब? फिर जमहूरियत को खतरा किससे हुआ बिलावल? आपसे और आपके अब्बा जी से। सच कड़वा होता है, हकीकत तल्ख होती है, लेकिन मैंने कहा हकीकत और सच सच होता है। जमहूरियत को डीरेल करने के पीछे किसका हाथ हुआ? एक जमात जो बनती एक नारे पर है। नारा क्या होता है? अब जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। नारा क्या होता है? नारे में पता चलता है कि ये जो पार्टी है इसकी तरजीहात में क्या चीज़ है। एक नारा है कि यानी रोटी कपड़ा मकान, कि आप तीर को वोट दें तो रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। क्या नारा है इनका? रोटी कपड़ा मकान। ये जमात कई बार इक़्तिदार में आई है और इसका सूबा, इसके सियासी गढ़ में रहने वाला फ़र्द आज भी उसी रोटी कपड़ा और मकान से महरूम है। तो फिर जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिंपल सा सवाल। यकीनी तौर पे वही लोग या वही जमात जो जमहूरियत के नाम पर वोट लेकर इक़्तिदार में आई, जिसका इंतखाबी निशान तीर है, लेकिन कोई तीर नहीं चला सकी अच्छे मैदान में। हर पाकिस्तानी को रोटी कपड़ा मकान देने का इस पार्टी ने दावा किया, वादा किया और आज भी वो सूबा जिस पर इस जमात की तीर वाली पार्टी की 10 सालों से हुकूमत है, डेकेड से ज़्यादा, उसी सूबे के बच्चे मर रहे हैं। किससे? ग़िज़ाई किल्लत से। महरूम है किस चीज़ से? तालीम से। शिकार हैं किस चीज़ का? एहसास महरूमी का। बेबस हैं तो किससे? किसके आगे? हुक्मरानों के आगे। मोहताज हैं तो हॉस्पिटल्स के। मर जाते हैं किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। आज भी 2 वक्त की रोटी खाने को ही तरक्की समझते हैं बेचारे। खुले आसमान तले सोने को नेमत समझते हैं बेचारे। कुछ और दिखाया जो नहीं आप लोगों ने। गंदा पानी पी कर ही शुक्र अदा करते हैं कि चलो गंदा इसी पानी तो पिया, प्यास तो बुझी। आज भी एक अनाज की बोरी कोई जमहूरियत की कामयाबी मानते हैं वो बेचारे लोग। थाने जाने से बेहतर समझते हैं कि मामला खुद ही हल कर लें। इंसाफ मांगने की बजाय सब्र करने को तरजीह देते हैं और फिर वोट दे देते हैं इस उम्मीद से कि शायद अगली बार वोट मांगने वाला कुछ बेहतर कर दे। पंजाब को ले लेते हैं। 30 से ज़ायद साल नवाज और शहबाज शरीफ ने पंजाब पर हुकूमत की। क्या क्या वादे नहीं किए दोनों भाइयों ने मिलके, क्या क्या कस्में नहीं खाई बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब ने, क्या क्या सब्ज बाग नहीं दिखाया अवाम को दोनों भाइयों ने मिलके, पागल बनाया अवाम को दोनों भाइयों ने। जमहूरियत के गीत गाए, इक़्तिदार में 3 बार आए, इसके बावजूद क्या दिया? लाहौर को पंजाब का नाम दिया, सिर्फ लाहौर को पंजाब बना दिया और पंजाब भी पेरिस। क्या दिया? सानेहा मॉडल टाउन दिया। अपने रिश्तेदारों को वजारतें दी। ऐसे बांटी वजारतें, सब वजारतें नहीं, जलेबियाँ हो गई, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए। अपने दोस्त अहबाब को ठेके दिए, नामुकम्मल मंसूबे दिए। 30,000 अरब का कर्जा कौम को तोहफे में दिया। लोड शेडिंग भी दी, सिर्फ कर्जा नहीं, लोड शेडिंग दी, करप्शन दी, रिश्वत का कल्चर दिया, लाकानूनियत दी। अवाम के टैक्स के पैसों पर सरकारी और गैर सरकारी दौरे किए। अपना इलाज करवाया इन गरीबों ने अवाम के पैसों पर। टिप्स दी इन गरीबों ने अवामी पैसों से। जिन फ्लैट्स का किराया देते रहे, सियासत करते करते अपने नाम कर लिए इन चलाकों ने। फिर जब इंतखाबात करीब आए तो कहते रहे कि वही क्या, जमहूरियत को खतरा। खलाई मखलूक की साजिश है, वोट को इज्जत दो। अच्छा जी, अब फजलुर रहमान साहब की अगर मैं बात करूं, ये पजल गेम का वो हिस्सा हैं, ये समझ लीजिए। पजल गेम सब खेलते होंगे, बचपन में तो सबने खेली होगी, कुछ लोग बूढ़े होकर भी खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये फजलुर रहमान साहब समझ लें कि पजल गेम का वो हिस्सा है जो कहीं भी फिट हो जाता है। यह आसान अल्फाज में डेफिनेशन है इस बंदे की, जिसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। पजल गेम का वो हिस्सा है जिसको कहीं भी फिक्स कर दो, आराम से हो जाएगा, आसानी के साथ। और इनकी ख़ास बात ये कि इनको ना नवाज शरीफ के दौर में जमहूरियत ख़तरे में नज़र आई और ना ही आसिफ अली जरदारी के दौर में।
कोई तो वजह होगी, क्योंकि ये इन दोनों हुकूमतों के इत्तेहादी रहे। इन दोनों हुकूमतों ने इनको वजारत दी, सरकारी नौकरी दी, सरकारी मराद दी, घर दिया, अयाशियाँ दी, अयाशियाँ करने के मौके दिए, फंड्स दिए। इसलिए इन्हें आसिफ अली ज़रदारी के दौर में भी और नवाज शरीफ के दौर में भी जमहूरियत फलती फूलती नजर है, बेस्ट, आइडियल, परफेक्ट, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। लेकिन इमरान खान के दौर में यही मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं कि इस मुल्क में तो जमहूरियत है ही नहीं, इस मुल्क में जमहूरियत का खात्मा हो चुका है, अवाम को बाहर निकलना होगा। मौलाना साहब को एक्चुअली इक़्तिदार का हिस्सा बनाना होगा ताकि मौलाना साहब को एक बार फिर कश्मीर कमेटी की वजारत मिल जाए और उनको एक बार फिर सरकारी मराद वापस मिल जाएं और वो फिर आराम से मिनिस्टर इनक्लेव में एसी लगा के सो जाएं। ये वो तीन बड़े सियासी किरदार हैं जो हुकूमत का हिस्सा रहे, जो हुकूमत करते रहे, और इन तीनों को ही जमहूरियत मुसलसल ख़तरे में नज़र आती रही। जमहूरियत बेशक ख़तरे में थी, लेकिन जमहूरियत को ख़तरा किसी खलाई मखलूक से, किसी साजिशी से, किसी रफ एलिमेंट से नहीं था, बल्कि जमहूरियत को सबसे बड़ा ख़तरा था इन तीनों से। इसलिए कि अवाम को जमहूरियत की तारीफ़ बताने वाले ये लोग थे, ये लोग अवाम को जमहूरियत की जानिब माइल करने वाले ये लोग थे, अवाम के वोट से इक़्तिदार में आने वाले ये लोग थे, और फिर अवाम को मायूस करने वाले भी यही लोग थे। जमहूरियत ख़तरे में है, लेकिन इन लोगों ने कभी ये नहीं बताया कि जमहूरियत को ख़तरा आखिर किससे है। इन्होंने कभी हकीकत को एक्चुअली तस्लीम किया ही नहीं। मैं दोबारा अपनी बात दोहराती हूँ, जैसे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि इन्होंने हकीकत को तस्लीम नहीं किया कि इनकी गलतियों की वजह से अवाम जमहूरियत से मायूस हैं। इन्होंने कभी इस हकीकत को माना ही नहीं कि इनके जो ज़ाती लैक्स हैं, इनके मुफादात की वजह से जमहूरी इक़्तिदार नज़रअंदाज हुए। इन्होंने कभी इस हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश नहीं की, सोचा भी नहीं होगा कभी अकेले में बैठ के कि जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इनके झूठे वादों ने, इनके खोखले दावों ने। जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इनकी अयाशियों ने। जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इनकी करप्शन ने। जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इनकी नामुकम्मल मंसूबों ने। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जमहूरियत को इनकी हट धर्मी ने और इनके तर्ज़ हुकूमत ने। और जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया एहसास महरूमी ने, जो इन्होंने आवाम को दिया। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने जिन्होंने जमहूरियत की डेफिनेशन ही अवाम को ये बताई, और अवाम ने इस उम्मीद से इनको वोट दिए कि जमहूरियत आने के बाद उनकी शायद हालत या तकदीर बदल जाएगी, उनके बच्चों के मुस्तकबिल बदल जाएंगे। लेकिन अवाम की हालत मज़ीद ख़राब होती चली गई। इन तीनों जमहूरियत के बड़े दावेदारों ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, और इनके जो हुकूमती अदवार हैं, अगर आप देखिए और सोचिए कि क्या इन्होंने किया, क्या जो कहा वो आखिर कितना पूरा किया। इन्होंने तो कुछ पूरा ही नहीं किया। अगर मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूं, आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात करूं, इन सब की बात करूं, हमारे पास एक क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। ये दावे किस खलाई मखलूक ने किए थे, मैं ज़रा पूछती हूँ ज़मीन पे रहने वालों से। ये वादे कौन से साजिशी कर रहे थे, ज़रा बताइएगा मासूम लोग जो मुझे देख रहे हैं। ये कस्में किसने खाई थी? इन वादों और इन दावों पर मिले थे जमहूरियत को वोट, वोट, और इनमें से कितने वादे पूरे हुए, ये है सवाल। कौन सी कस्में सच्ची साबित हुई, ये है सवाल। क्या कौम खुशहाल हो गई? क्या मुल्क का कर्जा उतर गया? क्या तालीम आम हो गई? क्या रोटी कपड़ा मकान सिर्फ सिंध के हर शहरी को मिल गया? चले सिंध की अगर बात कर लें, क्या पंजाब में साफ पीने का पानी हर शहरी के घर तक पहुंच गया? क्या सेहत की तमाम सहूलियात एक पाकिस्तानी के पास हैं? क्या बुनियादी हकूक की फराहमी मुमकिन बना दी गई? अब जब ये वादे पूरे नहीं होते तो वोट नहीं पड़ते, जब वोट नहीं पड़ते तो हुकूमत नहीं मिलती, और जब हुकूमत नहीं मिलती तो फिर जमहूरियत को, मेरे साथ मिलके बोलें, खतरा है, खतरा है, खतरा है। अच्छा, जैसे हम तमाम अगर सियासतदानों की बात कर लें, मैं दोबारा कहूँगी कि हकीकत पसंदी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये मान जाए हकीकत पसंदी को, ये तमाम किसका नाम लूँ किसका नाम छोड़ूँ समझ ही नहीं आती, सारी एक जैसे मिले हुए हैं। हकीकत पसंदी लाजिम है, हकीकत पसंद होना लाजमी है। हकीकत से इनकार जब तक करेंगे उस वक्त तक जमहूरियत नहीं होने वाली मजबूत। कहते रहोगे, तुम लोग के बच्चे भी आएंगे, आगे उनके बच्चे भी आएंगे, कहेंगे जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है। कब तक भाई? इलाज ढूंढो ना, बीमारी बताए जरा सीखते ही तो वही बात हो कि सर में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दवाई खा लो ना। कब तक बताओगे सर में दर्द हो रहा है? जाहिलाना बात। ना मुल्क तरक्की करेगा,
ना आवाम खुशहाल होगी, मार्क माय वर्ड्स। और सबसे बड़ी तल्ख हकीकत क्या है कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले ये ड्रामेबाज एक्टर, इनको ट्राई करना चाहिए फिल्मों में। ये खुद है, अगर ये लोग दुरुस्त हों, ठीक हों, तो जमहूरियत के खिलाफ किसी भी साजिश को यकीन जानिए नाकाम अवाम बनाएगी। कैसे भला? मुझे याद आया तुर्की, याद करें, तुर्की में अवाम ने बनाया था साजिश को नाकाम। तुर्की में आपको याद होगा तैयब उर्दगान ने जमहूरियत की बका की जंग लड़ने का ऐलान किया था। आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। क्या उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद की एहतजाज किए? क्या किया था तैयब उर्दगान ने? मेरा आपसे सवाल है। उन्होंने एक्चुअली तुर्की में जमहूरियत का हकीकी समर जमहूर यानी अवाम तक पहुंचाया। और जब तुर्की में जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की गई, जिसको हम कहते हैं साजिश, तो तैयब उर्दगान की एक 30 सेकंड की वीडियो काफ़ी थी। पूरी तुर्की की अवाम बाहर निकल गई थी, टैंकों के आगे लेट गए थे लोग। जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ तुर्की की अवाम ने किया, जमहूर ने किया, क्योंकि जमहूरियत ने उनको जमहूरियत के लफ्ज़ी मायनी प्रैक्टिकली समझाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया उनको जमहूरियत। और यहाँ नवाज शरीफ गला फाड़ फाड़ कर थक गए, सरदारी जलसों पर जैसे कर करके थक गए। बिलावल कितनी ही मुहिम चलाकर बैठ गए। मौलाना फजल रहमान की तो बात ही ना करें, धरना देकर उस उम्र में भी थक गए, लेकिन अवाम टस से मस न हुई। क्यों क्यों क्यों? इतनी सी अवाम आती, कहते हैं जी समंदर उमड़ आया। झूठ देखें, इनके कॉम्प्लेक्स लोग सासे कमतरी का शिकार 12-13 लोगों को समंदर कह देते हैं। ये इनका कॉम्प्लेक्स, अंदर की इनकी जो हालत। जब इन लोगों ने जमहूरियत इन लोगों की जमहूरियत ने अवाम को कुछ दिया ही नहीं, तो अवाम क्या करती? इनकी बताई हुई समझाई हुई जमहूरियत को बहाल करके क्या करती अवाम? क्यों निकलेगी अवाम इन लोगों के लिए? तैयब उर्दगान बने, आपके साथ है अवाम, बन के तो दिखाएं। बन ही नहीं सकते आप लोग। अवाम क्यों दे आपका साथ अगर आप ऐसे ही रहें? और कब तक दे आपका साथ अगर आप ऐसे ही रहें, खुद को चेंज ना करें? अब यहाँ तो ये रिवायत है कि जब अपने इक़्तिदार हो, अपनी कुर्सी को ख़तरा हो, तो कह दो कि जमहूरियत को ख़तरा है। जब अपने मुकदमात खुलने का अंदेशा हो, तो कह दो कि जमहूरियत को ख़तरा है। जब खुद की साख खतरे में नज़र आए, तो कह दो कि जमहूरियत को ख़तरा है। हम बतौर मुआशरा या बाहैसियत एक कौम अगर मैं पूछूँ, क्या हम हकीकत को तस्लीम करते हैं? मैं आप लोगों से पूछती हूँ। और यही हम पर हुकूमत करने वाले भी करते हैं, अपनी नाकामियों पर मट्टी डालते हैं, पर्दा, अपनी गफलतों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, कम तोलते हैं क्योंकि अपने बच्चों का पेट पालना है, रिश्वत लेते हैं क्योंकि घर चलाना होता है, करप्शन करते हैं क्योंकि बीवी बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी होती हैं, सियासत करते हैं क्योंकि कारोबार चमकाना होता है। और फिर जब पकड़े जाते हैं तो अवाम कहते हैं कि हुक्मरान ही बुरे मिले। और हुक्मरान क्या कहते हैं कि जमहूरियत को चलने नहीं दिया जा रहा, काम करने नहीं दिया जा रहा, और जमहूरियत को ख़तरा है, माशरे को ख़तरा है। तो माशरे में रहने वालों से जमहूरियत को ख़तरा है जी, जमहूरियत का नाम लेने वालों से। लेकिन इसको ठीक किसने करना है? कि हमने नहीं करना। जमहूरियत को ख़तरे से बाहर भी इन्हीं सियासतदानों ने करना है, निकालना है ख़तरे से बाहर, किसी पर इल्ज़ाम तराशी करके, बल्कि अमली तौर पर साबित करके कि जमहूरियत होती अवाम के लिए। करें साबित, ताकि अवाम भी आपका साथ दे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे और बात करेंगे कि तब्दीली आखिर कैसे अपनी इंतहा पर पहुँच गई। जी, तो एक क्लिप आपने देखा है, बच्चा क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी कि आटा महंगा है, कुछ खा नहीं सकता, तो मैं घास खा रहा हूँ। इसको हम कह सकते हैं कि तब्दीली अपनी इंतहा पर पहुँच गई। इंतहा पे पहुँचना क्या होता है? पीक पे पहुँचना। आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सियासतदान है, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं PTI से, सर वार्म वेलकम। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ शेख साहब। शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PMLN से हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। क़य्यूम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नकवी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सब चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, लेकिन हम ये सुनते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या कोई भी अगर खिताब कर रहे हैं, आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आला ओहदों पे बैठे लोग, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ ये कर गया, जरदारी वो कर गया। अब उस चीज़ से निकल आए ना बाहर। मेरे ख्याल से 1 साल बहुत होता है, 1.5 साल बहुत होता है। अब आपने क्या करना है? आपका रोड मैप, आपका काम कैसे चलेगा? ये जो महंगी हो रही हैं चीज़ें, आवाम की दस्तक से बाहर हो रही हैं, आवाम इस बहरान से बाहर कब निकलेगी? ये है सवाल।
देखिए, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। और अगर आपने जब भी ये बात हुई है तो जिस क्राइसिस में मिला था उसके निकलने के लिए जो मदद दी गई है वो 2 से ढाई साल दी गई थी जब हमने ये क्राइसिस डिक्लेयर किया। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस बहरान का आप जिक्र कर रही हैं वो नहीं होना चाहिए जी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका ताल्लुक़ हमारे अपने मुल्क में और हमारे मुल्क के अफराद से है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक जुर्म है, नहीं होना चाहिए माशरे में। अगर आपके पास गंदम की पूरी तादाद मौजूद है तो गंदम की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। गंदम के ऊपर कितना जायज़ मुनाफा कमाना चाहते हैं फ्लोर मिल्स वाले, रिटेल होलसेलर और रिटेलर, उस पे एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक। और सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन मौजूद होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो भी जाए तो इस किस्म का इम्पैक्ट नहीं आए। जो स्ट्रगल इस हकूमत की चल रही है उसके अंदर सबसे ज़्यादा तनाव जो पाया जाता है वो सूबा सिंध के अंदर पाया जाता है। बाकी तीन सूबों में उतना इसलिए नहीं पाया जाता कि वहाँ वफाक और सूबाई हुकूमतें एक ही जमात की हैं या उसके एलाइज की हैं, यानी केपी, पंजाब और बलूचिस्तान में। लेकिन सिंध के अंदर मसला ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़बरदस्त एग्जिस्ट करता है और उसके ऊपर एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन आती रहती है। ठीक। अगर बात करते हैं कि सिंध की हुकूमत ने जितना ज़ख़ीरा किया हुआ था वो बोरियां गायब हो गई, तो जवाब में ये आएगा कि जी वो पंजाब में क्यों हो गया, केपी में क्यों हो गया, या ये आएगा कि जी वफाक ने पैसे नहीं दिए थे इसलिए हम जो है गंदम खरीद नहीं सके। जबकि असूली तौर पे अगर देखा जाए तो चाहे कुछ भी कहें, ये जितनी रकम पिछले साल के बजट में मिली थी उससे ज़्यादा रकम इस साल के बजट में मिलेगी। उतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी जितना वफाक ने बजट में अनाउंस किया था, इसकी मैं यकीन दहानी नहीं दिला सकता। इस वक्त तक जो टैक्स कलेक्शन है वो 95% है 6 माह का। ठीक। तो 95% तो पहुंचेगी इंशाल्लाह, इससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। 5% का शॉर्टफॉल लगता है जो होगा तो ये इनको बिल्ट इन कर लेना चाहिए। लेकिन हर कोई एक मसला जो भी आप सिंध हुकूमत से पूछते हैं उनका पहला जवाब ये होता है कि जी वफाक ने ये पैसे नहीं दिए इसलिए हम दवाई नहीं खरीद सकते। चलें, इस पर भी जवाब लेते हैं। ने पैसे नहीं दिए इसलिए हम तनख्वाह नहीं दे सकते। हुकूमत वाले क्या सोच रहे हैं? बस पार्टी से इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद। शेख साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने नकवी साहब की गुफ्तगू भी सुनी और मुझे बताइएगा, अब मैं आज फयाजुल हसन चौहान साहब को भी सुन रही थी, वो कह रहे थे जी सिंध में आटे का बहरान इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट है। क्या मौक़िफ़ है आपका और आपकी पार्टी का इस पर? हेलो जी शेख साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका आवाज बहुत हल्का आ रहा है जी, मैं सुन तो रहा हूँ। जिन्हें अगर डॉक्टर फिजा की आवाज हल्की आ रही है तो फिर क्या किया जा सकता है? शेख साहब, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, मैं बहुत ऊंची आवाज में पूछ रही हूँ आपसे कि पीटीआई वाले, गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि जो आटे का बहरान पैदा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, सिंध हुकूमत की वजह से हो रहा है, यानी आप लोगों की वजह से हो रहा है। क्या कहते हैं आप? देखें जी, अगर सिंध में चले आटे का बहरान है इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। पंजाब में जो बहरान है, पेशावर में जो बहरान है, तो वो भी सिंध गवर्नमेंट ने कर लिया। देखिए जी, मसला ये है कि जो जिसकी ड्यूटी है जिस सूबे में है, तो मतलब ये तो पूरा मरकज का काम था कि वो देखता पूरे मुल्क में। पाकिस्तान की हुकूमत है तो पाकिस्तान के तमाम सूबों को देखते ना। अगर हमारी जो गलती है, चले हमने अगर ये कहते हैं तो हमारी गलती, तो पंजाब में किसकी गलती है? फिर केपी में किसकी गलती है? बाकी सूबों में, कोयटा में किसकी गलती है? वो भी सब सिंध की गलती हो गई। देखिए, इस तरह नहीं होता। और ये फेडरल मिनिस्ट्रियाँ जो 2-4 हैं जो 18-23 के बाद हैं, तो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री भी उसी के हवाले से है। उनको रेगुलेट करना होता है और देखना होता है कि मुल्क में इस तरह की सूरत हाल न बने कि कहीं शॉर्टेज हो जाए या कमी हो जाए। अगर है तो फिर हम बाहर से मंगा लें। तो मतलब वो तो उनको देखना चाहिए था कि कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ शॉर्टेज नहीं है। नकवी साहब, आपसे इसका जवाब लूंगी, अब जरा सुनिएगा गौर से। ठीक है, ठीक। एक्सपोर्ट कहाँ करनी है और कब करनी है जी। इन्होंने तो एक्सपोर्ट भी कर दी, बाहर भी, अफगानिस्तान भी भिजवा दी। अपने लोग में, अपने मुल्क में मतलब शॉर्टेज है, अंदाजा ही नहीं कर सके। कभी गैस में इस तरह कर लेते हैं, अंदाजा नहीं होता इनको, शॉर्टेज हो जाती है पूरे मुल्क में, तो ये इम्पोर्ट नहीं कर सकते RLG वगैरह। तो कभी आटे में हो जाती है, तो कभी किसी और चीज में हो जाती है। अब देख लें आप, मतलब अभी इस वक्त जो जरूरत है इस चीज की कि सब इस मसले का हल निकालें ताकि गरीब आदमी को आटा मिले, आम आदमी को आटा मिले और सस्ता मिले, सस्ती रोटी मिले। ठीक है जी। तो इससे बजाय कि ब्लेम गेम करने के, इनको चाहिए कि चीजों को दुरुस्त करें अपनी, और चीजें अपनी
इस तरह कर लें, पॉलिसियां बनाएं कि अगर जो कि मुल्क में न शॉर्टेज हो न महंगाई हो। अच्छा ठीक है, अगर नहीं अब्दुल कर सकते- साहब नहीं हमारे कर साथ सकते मौजूद तो हैं। हमसे ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया सर। कयूम साहब जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ हमने ले लिया, पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम है जी उनकी वजह से हो रहा है बुरहान। अब आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया। नकवी साहब आपसे बाद में पूछूंगी कि आपका क्या कहना है इस पर, लेकिन कयूम साहब आप बताइएगा, आप कैसे देखते हैं आटे के बुरहान की वजह आपको क्या नज़र आती है, और हल बताइएगा ना। वजह को तो पीटते रहते हैं हम, ये वजह है, इसने कर दिया, उसने कर दिया, जिम्मेदारी इसका कॉलर पकड़ लें। व्हाट इज़ द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या होगा, कौन प्रोवाइड करेगा? हम सोल्यूशन की बात ही नहीं करते, हमारा सबसे बड़ा मसला। देखिए बीवी, बात यह है कि ये जो होता है ना, तकरीबन हर महीने में एक दफ़ा या 2 दफ़ा इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, ठीक, जो या फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करता है। मुझे याद है जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी तो मैं उस वक्त उधर मिलिट्री सेक्रेटरी था, तो वो खुद चेयर करती थी। उसमें इन एडिशन टू अदर थिंग्स ये देखा जाता था कि जो असेंशियल फूड आइटम्स हैं उनकी स्टॉक पोजीशन क्या है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि ओवर दी ड्रॉप ऑफ दी हैट अचानक पता चले जी आज आटा खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई है। आप फोर प्लानिंग करते हैं हुकूमत की तरफ से, और आप ये देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन क्या है सूबे की, हमारी कितनी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्टिविटी कहाँ होगी, मौसम का क्या है, इस दफा फोरकास्ट क्या है, और हमें अगर सरप्लस है तो कुछ आइटम्स एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे होंगे, अगर शॉर्टेज होगी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें अनफोरसीन के लिए कुछ रिजर्व्स रखने पड़ेंगे। तो ये फोर प्लानिंग होती है हुकूमत की वजह से। तो इसलिए अभी आप हल की बात कर रही हैं और बड़ी वाइज बात है कि हल की तरफ जाना चाहिए। एक तो लोगों को अकाउंटेबल करें, इसकी इंक्वायरी कराएं कि ये कैसे हुआ। देखिए मसलन सिंध की आप बात कर रही हैं तो मैं सुन रहा था उनके मिनिस्टर को, वो कह रहे थे कि हमारा ट्रांसपोर्ट का भी मसला था, यानी कुछ 3 लाख टन इनको जानी थी इधर से पंजाब से, तो वो ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक्सक्यूज भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको पहले प्लान करना चाहिए ना कि अगर ऐसी हालत भी आ सकती है तो हर सूबे के अंदर, चूंकि ये एक बड़ा ही बुनियादी आइटम है आटे का, और हर गरीब बंदा जिसने चटनी के साथ रोटी तो सबने खानी है, दही के साथ खानी है या प्याज के साथ, तो वो नान तो वो लेता है ना, एक नान। बिल्कुल। तो इसकी जो जरूरत है उसको पूरा किया जाए। आई एम श्योर कि इमरान खान साहब खुद कीन है कि वो ऐसे हालत में आ, कौन खुश हो सकता है, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट में अगर फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री की क्या ड्यूटी थी कि सारे सूबों में मॉनिटर करे। देखिए सूबे ठीक है जिम्मेदार हैं, लेकिन इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना तो हुकूमत की लेवल के ऊपर होता है ना कि आपके स्टॉक पोजीशन क्या करना क्या है। और सूबों ने जहां कोताही की है उनको खुद सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स यानी आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पंजाब में तो कोई एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए। और उनके मिनिस्टर तो पंजाब वाले कह रहे थे कि हमारा क्राइसिस है भी नहीं। अच्छा, उस्मान बसरा साहब ने इस हवाले से कहा है, वो कहते हैं कि ये साजिश है बहुत बड़ी, ये माफिया है। कोई हमें रसीद दिखा दें जहाँ पे आटा इतना महंगा मिल रहा है, रसीदें हमारे पास हैं। बसरा साहब दिखाते हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी जवाब लूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। मेहमानों की तरफ दोबारा जाते हैं जी। नकवी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। बसरा साहब का मैं कहीं स्टेटस पढ़ रही थी, बल्कि ट्वीट कर रहे थे वो लिख रहे थे जी कि ये गलत बात है, आटा तो महंगा हुआ ही नहीं है, ये साजिश है, माफिया है। आपको लगता है कि आटा महंगा हुआ ही नहीं है, मतलब इनकार ही कर दिया कि हुआ ही नहीं है, अवाम भी साजिश करने पर आ गए? जी आटा तो जी देखिए बात सारी है कि आटा महंगा, बहुत महंगा आटा भी मिल सकता है, बहुत सस्ता आटा भी मिल सकता है। बिलअमूम लोगों की दस्तरस में जो आटा है वो देखा जाए। ठीक है। जैसे कि मुझे कोई ख़ास किस्म का आटा चाहिए तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है, लेकिन जो जनरल कंजम्पशन का है, जो स्टैंडर्ड्स चले आ रहे हैं, माजी में जो आटा मिल रहा था वो आज वो आटा कितने में मिल रहा है ये देखना है, और इसको इंश्योर करना जो है वो तमाम हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि फूड जो है वो बेसिकली इस वक्त प्रोविंशियल ज़िम्मेदारी है। फूड सिक्योरिटी का जो मतलब है, जो इम्तियाज़ शेख साहब कहते हैं, स्ट्रेटजिक स्टॉक्स का लेवल कम हुआ, इतना कम हो गया कि कीमतें बढ़ जानी चाहिए, इसका कोई अंदिया नहीं मिलता जी। इससे कि आज भी फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर कह रहे हैं
कि जिस वक्त फ्रेश प्रोक्योरमेंट वीट की होगी उस वक्त भी हमारे पास 13 लाख टन गंदम मौजूद होगी स्टॉक के अंदर। अच्छा, ये अगर इम्तियाज़ शेख साहब अभी भी आपके साथ में पूछ लें, इस पूरे सीज़न में जो पिछला गुजरा है, सिंध हुकूमत ने 1 ग्राम वीट प्रोक्योर नहीं की, ठीक, प्रोक्योर ही नहीं की, खरीदी ही नहीं। दूसरे ये है कि वो कहते रहे कि गंदम हमारे पास स्टॉक में है। उसके बाद कम से कम नैब की एक बहुत बड़ी रेड हुई जिसमें 25 अरब रुपए की गंदम की बात हुई, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उसकी जगह जो थी वो ऐसी चीज़ें थी कि जो शायद जानवरों को भी नहीं खिलाई जा सकती। ये सारी वाक़यात मीडिया पे भी रिपोर्ट हुए। ये पिछले साल अप्रैल से लेके इस साल अक्टूबर तक कम से कम अखबारों की, टीवी की, मीडिया की जीनत बनते रहे। कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ और मान लिया। ठीक है, मैं तो नहीं कहता। ठीक है नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। कयूम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब्दुल कयूम साहब, मौलाना फजल रहमान साहब फिर बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्या एक और धरने का सामना करेगी अब हुकूमत? आपको क्या लगता है? साथ ही मैं जानना चाहूंगी, आटा तक मिल नहीं रहा लोगों को, और मौलाना साहब जैसे जो बड़े हैं, जो खुद को सियासत का चैंपियन कहते हैं। जी 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 नकवी साहब, जी 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 नकवी साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब क्यों मुतहर्रिक हो रही है सिंध हुकूमत? जो अब आज की हेडलाइन चल रही है कि सिंध हुकूमत मुतहर्रिक हो गई, राटे का बहरान खत्म हो जाएगा। तो अगर ये बहरान सिंध हुकूमत का क्रिएट नहीं किया होता और फेडरल गवर्नमेंट मुतहर्रिक हो गई, तो आप किस बात का क्रेडिट लेने के लिए मुतहर्रिक हो रहे हैं? यानी पहले क्राइसिस क्रिएट करते हैं फिर मुतहर्रिक होते हैं। ठीक, चले मंजे हुए सियासतदान है ना नकवी साहब, ये कह लेते हैं। कयूम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब मौलाना फजल रहमान एक बार फिर तड़ियाँ लगाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब इतना सीनियर बंदा जो खुद को कहता है मैं सियासत का बहुत बड़ा चैंपियन हूँ, बहुत बड़ा आलमबरदार हूँ, मुझे बताइए कि इन लोगों का रोल तो ये होना चाहिए ना कि इस तरह के बहरान हैं, इस तरह के मसाइल हैं, मशवरे दे जाके हुकूमत को ना दें। मुझे पता है इमरान खान इनको पसंद नहीं है, PTI पसंद नहीं है, पाकिस्तान तो पसंद है, पाकिस्तान के कौम का एहसास तो है, पाकिस्तानी जो सफ़र कर रहे हैं उस तकलीफ़ का एहसास तो है ना, लेकिन यहाँ पे धरनों की धमकियाँ लगाई जा रही हैं, सड़कों पर आ जाएंगे। क्या आपको मौलाना साहब की सियासत की क्या समझ आ रही है? अब्दुल कयूम साहब, देखिए, मौलाना एक तजर्बाकार सियासतदान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और तो तजर्बे का फायदा उठाए ना। उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बलूचिस्तान के अंदर भी है, KP के अंदर भी है, हमेशा बहुत सारी सीट्स वो लेते हैं, तो इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट तो उस लिहाज से करनी है। सेकेंडली, वो अपोजिशन के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली जब लोगों को जरा भी प्रॉब्लम होगा तो वो आवाज तो बुलंद करेंगे। वो तो बहुत से लोगों के एक रूहानी पेशवात टाइप भी हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में उनके ऊपर हम वो ब्लेम नहीं कर सकते। अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने पहले आवाज जब बुलंद की थी अभी, तो क्या रिजल्ट्स क्या हुए थे? आवाज बुलंद करने को फायदा, नतीजा निकलता है ना। नतीजा क्या था? पाकिस्तान बहरानों से निकल आया, हमने कर्जे उतार दिए, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई, क्या हुआ? जो लीडरशिप है उसकी ड्यूटी है कि वो अपने तौर के ऊपर आवाज को बुलंद करे, उससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हर अपोजिशन अपने तौर पे। अच्छा, ये बताइए कि मौलाना साहब, ये जो प्रेशर गवर्नमेंट पे डाल रही है, ये अवाम के लिए डाल रही है, अपनी सीट के लिए डाल रही है? देखें, ये तो आप ये पूछें बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, किसी को भी आप डाउट कर सकती हैं कि क्या इमरान खान साहब इक़्तिदार लेने के लिए प्रेशर डाल रहे थे नून पे ऊपर, या लोगों की के लिए, अमन के लिए, और फिर क्या उन्होंने गवर्नमेंट टेक ओवर करके तो लोगों के लिए सहूलतें मुयसर की है या तकालीफ में इजाफा की है? तो मेरे ख्याल में नीयतों को भेद तो अल्लाह की ज़ात जानती है कि क्या नीयत है, हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन अपोजिशन का ये काम है, लोगों को जरा भी प्रॉब्लम हो तो यानी अब हम वोट दें तो हम नियतों पे दें, सियासतदानों की नियतें देखें, दिल खोल के रख दें, यानी अमली इक़दामात हमें नजर ना आए, एक दूसरे के दिल में झांकें और झांकने के बाद देखें नियत किसकी क्या है, इसको वोट डाल दें। नहीं तो आप देखिए ना, आप तो देखते हैं आउट ऑफ द प्रेजेंट लॉट आपके पास जो प्रेफरेबली बेटर लोग हैं उनके लिए आप वोट देते हैं। चलें, ठीक है जी, क्योंकि अमली इक़दामात ही आपके, ठीक है, अगले इलेक्शन के लिए आपके वोट जो हैं ज़्यादा होंगे, वोट बैंक आप इस टेन्योर में क्या करके जाएंगे और आगे जाके फिर आप क्या लेंगे, कितने वोट लेंगे, ये डिपेंड करता है नियतों की बात। खैर, एनीवे, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, ढेर सारा ख्याल रखेगा, अल्लाह ने के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।